सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस कंसेप्ट पर हम लोग बात कर रहे थे और इस सीक्वेंस में ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। न्यूमेरिकल्स का कुछ सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इलस्ट्रेशंस हम लोग देख रहे थे और प्रीवियस क्लास में काफी अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, पर्टिकुलरली जो ग्राफ को डील करते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स इस तरीके की शिकायत करते हैं कि हमको ये समझ नहीं आ रहे हैं कि कैसे करें। तो मैंने पूरा एलॉबरेटिव तरीके से आपको ये बताया और आप इन चीज़ों को अगर रिपीटेटिवली करते जाएंगे तो आप इसमें फास्ट भी होंगे। ठीक है, क्योंकि हम चीज़ें पहली बार पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम आप उसको सुन रहे होते हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी स्लो रहता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो। अब स्पीड गेन करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो उस सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे इधर उधर छूट गए हैं रैंडमली, उनको आज कंप्लीट करेंगे होपफुली। So in this, we are supposed to start with question number 12 first. देखिए इसमें क्या बता रहा है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है एंड वी आर हीटिंग इट। अब आप जानते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर पहुंचता है और हम उसको और ज्यादा कंटिन्यूसली हीट करने की कोशिश करेंगे, सो इट विल नॉट कॉज द टेम्परेचर टू इंक्रीज। उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो भी हीट हम लोग दे रहे हैं उससे ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। और आप देखें स्टीम का टेम्परेचर भी इनिशियली 100 ही होगा। ठीक है, so our given heat is utilized for the change of state, for the change of substance from liquid state to gaseous state. अब ये जो सारा काम हमने किया ना, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया है, मतलब हम यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखकर अपना सारा काम करते जा रहे हैं। नाउ फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर। तो इंटरनल एनर्जी वाटर की कितना चेंज होगा? इट इज गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 1 cc and 1 gram of steam at 100 degree Celsius is 167 cc, 1671 cc। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं ये देखूंगा कि हमने हीट यहाँ पे कितनी दी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करता हूं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, आपको याद होगा ये होता है लेटेंट हीट इनटू मास। करेक्ट है? यस। तो लेटेंट हीट अगर हम ग्राम्स में यहाँ एस्टिमेट करते हैं ना, सो ये है 540 कैलोरीज पर ग्राम। तो ये रहा इसका ऑप्शन, डेटा यहाँ हमको गिवन है। However, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम, ऐसा भी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में यूज किया है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 ग्राम की बात चल रही है, तो ये इंटू 1 हो गया। तो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो है 540 कैलोरीज। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज, अब इस हीट से जो हम दे रहे हैं कुछ वर्क डन भी होगा। ये मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि वर्क डन होगा? तो इस बात से समझ आता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर आप देखें तो ये 1 cc है और वॉल्यूम ऑफ स्टीम आप देखें तो ये 1671 cc है। तो यहाँ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है और ये सारा मामला जो हम कर रहे हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑल दिस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वी मस्ट नाउ हैव अ कैलकुलेशन फॉर द वर्क डन। अब इस केस में अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर का सिनेरियो हमारे सामने है, तो पी डीवी या पी डेल्टा भी हम लोग लिखें। ठीक है, सो ये हो गया प्रेशर और यहाँ फाइनल वॉल्यूम जो भी होगी माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब प्रेशर हम लोग कितना लिखेंगे? तो आंसर है 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस वॉल्यूम को देखें तो ये है 1671 और ये जस्ट 1 cc। तो ये डिफरेंस लें तो ये कितना हो जाएगा? 1670। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस हो गया 1670। अब ये सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में। गॉट माय पॉइंट? यस। सो वी फाइंड दैट के इस केस में जो वर्क डन यहाँ पे हो रहा है ना, ये +5 -5 ये -6 ये 0 ये सब कुछ एडजस्ट होके मुझे आंसर मिलता है 167। एंड दिस टाइम इट इज नाउ गोइंग टू बी इन जूल, बिकॉज हमने सारे एसआई यूनिट्स को इस्तेमाल किया है। सो दिस इज जूल। ओके, अब आपके पास लास्ट कैलकुलेशन जो रिमेनिंग रह जाता है वो ये है कि आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है।
तो बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप यहाँ पे अप्लाई करें। आप देख रहे हैं कि सारे न्यूमेरिकल्स में कुछ एक कैलकुलेशन होने के बाद एट द एंड हम फर्स्ट लॉ पर आते हैं। उससे पहले हम बहुत सारा थर्मोडायनेमिक वेरिएशंस वहां पे हैंडल कर चुके रहते हैं, ठीक है ना। सो नाउ वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। अब गड़बड़ करके आप ये ना करें कि यहाँ 540 कैलोरीज पुटअप कर दिया आपने, ये 167 जूल आप यहाँ पे पुटअप कर रहे हो, ऐसा ना करें। या तो आप इन कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट कर दें या फिर इस जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट कर दें, आइदर वे यू विश। तो मैं समझता हूं इसको ही कन्वर्ट कर देते हैं कैलोरीज में। सो हाउ डू आई कन्वर्ट दिस जूल इनटू कैलोरीज, कैसे करूंगा मैं ये? जरा धीरे से बताएं। 167 एंड देन बोलें जरा फौरन। डिवाइडेड बाय 4.2। 4. ठीक है ना। कर चुके हैं आप केमिस्ट्री में इस तरीके का काम कई बार करे होंगे आपने, फिजिक्स में भी 11 में थोड़ा बहुत हम देख चुके हैं इस पे। अरे यार 4.2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, जस्ट डिवाइड दैट नंबर एंड टेल मी व्हाट इज दैट आंसर। 39.7। 49.7 इज दैट सो? 39.7। 39.7, सो रफली मैं इसको लेता हूँ 40 कैलोरीज, ठीक है। नाउ द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी। आपने हीट जो प्रोवाइड किया था ये 540 था, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है, और ये जो DW है ये आपने अभी अभी निकाला 40 कैलोरीज। तो बिल्कुल आसानी से आपका आंसर यहाँ पे आ गया 500 कैलोरीज। अब एक चीज मैं फिर एक बार आपको समझाना चाहूंगा, हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इस पे बात की थी। ये जो इंटरनल एनर्जी है ये तो बढ़ गई ना, पॉजिटिव नंबर आया मतलब इंटरनल एनर्जी तो बढ़ गई, 500 कैलोरीज से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर, हाँ। है ना, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वाटर 100 सेल्सियस पे था और स्टीम भी 100 पे ही आया। तो ये जो इंटरनल एनर्जी का बढ़ना हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये इस सेंस में कर रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का पूरा डिसोसिएशन हो गया, वहां पर बॉन्ड ब्रेक्स हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, और वो वाटर अब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो 500 कैलोरीज है इसका यूटिलाइजेशन जो हो रहा है ना, ये इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट के फॉर्म में हो रहा है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जाहिर बात है जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर की शक्ल लेंगे, गैसियस फॉर्म में आएंगे, तो वो तेजी से मूव कर रहे होंगे। वाटर का मॉलिक्यूल जैसा वाटर में मूव करता है उसके मुकाबले में तो गैसियस सिस्टम में वो तेजी से मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, रैंडम मोशन उनके ज्यादा डेवलप होंगे। तो ऑब्वियस बात है वो इंटरनल एनर्जी के बढ़ने को ही बताएगा। बट यहां पर इंटरनल एनर्जी का बढ़ना हमें नॉट इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ आई? ये सुनो। यस सर। ओके, डाउट हो तो प्लीज बताना आप। हमारे इन सभी लेक्चर्स के लेने का इंटेंशन ही ये है कि हम कंसेप्ट्स की क्लियरिटी पर ज्यादा अहमियत देकर अपनी बात रखें। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13। मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस। हमेशा ना इस बात को नोटिस किया करें आप कि कौन से टाइप की गैस हम लोग यूज कर रहे हैं। कई बार हम मोनोटॉमिक यूज करते हैं, कई बार डायटॉमिक यूज करते हैं, इससे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे फर्क पड़ता है। अब जैसे ही हम मोनोटॉमिक बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगी 3। अच्छा, इसका टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। नॉन कंडक्टिंग कंटेनर, ओहो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। बच्चों जब हम ये कहते हैं ना कि जिस वेसल में, जिस कंटेनर में हमने गैस को रखा है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो इसका बिल्कुल सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये निकलता है कि हीट एक्सचेंज नहीं होगी। क्योंकि हीट के एक्सचेंज होने का मतलब ही है कि हीट कंडक्ट करे और एक जगह से दूसरी जगह जाए, हीट का ट्रांसफर हो। अब आपने तो नॉन कंडक्टिंग ले लिया, आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया आपने, क्लोज्ड सिस्टम आपने बना दिया, ऐसे मान लो, तो हीट बाहर जाएगी ही नहीं, और ना बाहर जाएगी और ना बाहर से अंदर आएगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि यहां पर हीट एक्सचेंज क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ इस हालत में हम पिस्टन को क्लोज करते हैं और गैस को कंप्रेस करते हैं।
और उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करवाते हैं 300 केल्विन से 400 केल्विन। ठीक है, अब यहां प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखा, ये ऑब्जर्वेबल बात है। वॉल्यूम जरूर चेंज कर रहे हैं हम, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ गैस इज नाउ कंप्रेस्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द गैस। अब वर्क डन निकालना है। ठीक है, सो हाउ डू वी एग्जैक्टली डू दिस प्रोसेस, ये कैसे करें, तो जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले तो ये मोनोटॉमिक गैस है, हीट एक्सचेंज जीरो हो गया है। तो इफ आई डायरेक्टली गो टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमारा बिल्कुल इजी सा मानना ये होता है कि यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि यहाँ हीट का एक्सचेंज है ही नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या कहते हो? यस। ठीक है, माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको लिखना पड़ेगा। अब यहां अगर हम इंटरनल एनर्जी का रेफरेंस लेते हैं, तो हम डायरेक्ट वर्क डन तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमको वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ बताया नहीं है, प्रेशर एग्जैक्टली कितना चेंज हो रहा है कुछ नहीं बताया। तो हम यहाँ इंटरनल एनर्जी को फॉलो करते हुए सारा काम करेंगे। तो आप ये याद रखें, ये माइनस जैसे का वैसा मैं मेंटेन करता हूं। फिर आपको याद होगा एन एफ बाई टू, याद आ रहा है कुछ, आर डेल्टा टी। रिकॉलिंग दिस इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मेट है ये याद आ रहा है आपको? यस सर। कल भी मैंने, मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसको यूज किया था। नाउ जस्ट कंटिन्यू विद द कैलकुलेशन। सो दिस इज, ये माइनस n इज 2, ये 2 मोल्स हैं गिवन है अपने को। f is 3 because it is monoatomic, divided by 2 into r. What is the value of r? 25/3. You can take 8.3 और you can just take 25/3, डिवाइड करें 25/3, आपको वही आंसर मिलेगा। into change of temperature. Now tell me what is the change of temperature? So 300 था और ये 400 हो गया। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 400 माइनस 300, 100. सो ये 100 हो जाता है। बस कैलकुलेशन पूरा करें आप, ये 2 और ये 2 कट गया, यहाँ से ये 3 कट गया, 25 इंटू 100, 2500. जो आपको वर्क डन यहाँ पे मिलता है वो मिलता है माइनस 2500 जूल। दैट्स इट। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार इंटरनल एनर्जी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है 300 केल्विन से 400 केल्विन, फिर भी ये नेगेटिव क्यों आया? यहां नेगेटिव का मतलब क्या है? वर्क डन नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या है? Compression. हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। आप क्वेश्चन को अगर यहाँ ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये कंप्रेस्ड कंडीशन की बात चल रही है। तो यहाँ कंप्रेशन हुआ है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव एक्सपेक्टेड है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन 15. Now we have 2 moles of nitrogen gas. Now nitrogen is diatomic. डायटोमिक जैसे ही बोलता है तो हमको समझ आना चाहिए कि आम हालात में डायटोमिक के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 5, है ना, 3 ट्रांसलेटरी 2 रोटेटरी। इसको सिलेंडर में रखा और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपकी समझ के लिए बना रहा हूँ कि ये इस तरीके का कोई सिलेंडर रहा होगा और इसके अंदर ये सब गैस आपने भर दी और ये पिस्टन यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और यहाँ ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे लाइक दिस। अब ये जो पिस्टन है इसका एरिया हमको गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द सिलेंडर इज क्लोज्ड बाय अ लाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जैसे बताया है। नाउ द गैस इज स्लोली हीटेड, तो गैस हमने हीट करना शुरू किया, ठीक, सच दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 50 सेंटीमीटर। तो ये जो पिस्टन है ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ जाता है। कितना ऊपर शिफ्ट करता है ये?
यहां बता दें इसको, तो ये 50 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट करता है। ऑब्वियस बात है, ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये पिस्टन का ऐसा शाफ्ट है, ये पिस्टन, तो ये पिस्टन हल्का सा ऊपर उठ जाता है, 50 सेंटीमीटर से पिस्टन ऊपर उठता है। ना द क्वेश्चन इज टू फाइंड द रेंज इन टेम्परेचर, तो हमें डायरेक्ट डेल्टा टी ये वाला फैक्टर निकालना है। इफ वी प्रोवाइड 200 जूल ऑफ हीट, तो हमने हीट दी, यहाँ पे एडेड है, गिवन है, तो ये वाली हीट जो है हम लोग बिल्कुल हमारे साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 200 जूल। अब चेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना है, हाउ कैन वी मैनेज इट। तो बच्चों सबसे पहले इसमें मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इसमें वर्क डन निकालूं। हीट तो गिवन है, चेंज ऑफ टेम्परेचर पर बाद में सोचते हैं, पहले वर्क डन निकालते हैं। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये स्लोली हो रहा है, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से हो रहा है, कोई सडन एक्सपांशन ऑफ गैस नहीं है। तो इस तरीके के प्रोसेसेस में हमें बिल्कुल फंडामेंटली ये बात याद रखनी होगी कि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे पहले पिस्टन था यहाँ पे, सेटल हो चुका था, ना नीचे दब रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है और अंदर भी गैस का प्रेशर उतना ही है। तो यहाँ गैस के अंदर कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेयर दबा रहा है, अंदर से गैस उसको पुश कर रही है, और पिस्टन सेटल है। बात समझ आ रही है आपके? ऐसा नो, दिस पिस्टन इज सेटल, दिस Yes, sir. पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम। पिस्टन अब ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है, अभी हीट करने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पिस्टन को नीचे दबा रहा होगा, गैस जो अंदर भरी हुई है वो पिस्टन को ऊपर पुश कर रही होगी। अब पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, गैस के अंदर उतना ही प्रेशर है जितना बाहर एटमॉस्फेयर में है। अब हम इसे स्लोली हीट कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लो हीट करने के प्रोसेस में हम यहां पर प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल धीमे 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 उठा के उसको ऊपर ले जाएंगे, इन अ कंडीशन दैट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट ओके? Yes, sir. तो सबसे पहली स्टेप में ना हम लोगों को वर्क निकालना पड़ेगा। अब ये वर्क डन जो होता है कांस्टेंट प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का चल रहा है, सो दैट इज 1 × 10⁵ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालें, तो बेटा ध्यान से अगर आप ध्यान लगा के देखते हो ना, तो ये वॉल्यूम चेंज हुआ है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, यही वॉल्यूम चेंज हुआ ना। अब ये वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका एरिया है 10 और इसका डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है ये ऊपर वाली, ये है 50, तो एरिया इनटू दिस हाइट, यही वॉल्यूम हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? Yes, sir. तो और वही चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा, एक्चुअली पूरा वॉल्यूम निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये चेंज निकालना है ना आपको। अब ये चेंज ये होगा ना, ये एरिया इनटू दिस लेंथ। इज इट ओके? जैसे आप इमेजिन करें आपके पास एक सिलेंडर है, आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो आप ये एरिया लेते हैं और ये लेंथ लेते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाती है। तो ये कंटेनर भी कुछ कुछ सिलेंडर की ही तरह होगा, तो ये एरिया इनटू ये लेंथ ले लेंगे तो क्या हमको ये इंक्रीज इन वॉल्यूम मिल जाएगा? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स करें आप। तो बताएं कितना वॉल्यूम यहाँ चेंज होगा, तो आंसर है 10 × 50। बट एक चीज को करेक्शन करें, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में काम किया है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इनटू 10⁻⁻⁶। जस्ट मेक श्योर दैट। तो ये वर्क डन का कैलकुलेशन हमारा हो गया, ये तो 1 हो गया, ये 500 हो गया, ये -6 और ये यहाँ 1 बचा, तो आंसर मेरा ख्याल है सीधे सीधे आ जाएगा 50 जूल। करेक्ट जा रहे हैं? यस। Yes, sir. तो वर्क डन निकल आया। अब मेनली तो टेम्परेचर का चेंज निकालना था, तो टेम्परेचर का चेंज निकालने के लिए हम अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। किसी ने कुछ मैसेज किया, लेट मी चेक आउट द मैसेज। 10⁻⁴
10⁴ कहां से आएगा? नहीं आएगा। ये -6, ये +5, -1 बचा, 50 × 10 500, और ये -1 जो बचा वो एक जीरो इसका खा जाएगा, आंसर 50 आएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें यार, आप फिर भी मैं समझाते रहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, छोटी छोटी बातें भी समझाता हूँ। एनी हाउ, तो ये जो हीट हमने सप्लाई की थी ये तो 200 है। अब यहां जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का फैक्टर है ना, इसको अपने पुराने वाले तरीके से लिखो आप, NF/2 R∆T प्लस ये वर्क डन हो गया 50, और ये वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज देयर इज अ क्लियर कट एक्सपांशन। तो ये 50 मैंने माइनस कर दिया, दिस नाउ बिकम्स 150 इक्वल, हाउ मेनी मोल्स वी आर यूजिंग, गैस के कितने मोल हम यूज कर रहे हैं? 2 मोल्स, तो ये 2 हो गया। हम नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया, 5/2 into, let's consider this as 25/3 into the factor which we want to determine, that is change of temperature. So जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल कर दें, ठीक है। 25 into 5 will become 125, and if you go for a calculation for delta T, you may get it something like this, 150 into 3 divided by 125. Just sort it out and tell me what is the expected answer. क्या आ रहा है? यस, कितना आंसर आ रहा है? एनीवन? अरे भाई डिवीजन बता दो। 3.6. How much? How much it is? 6/5, 3.6. 18/5। कमाल करते हो यार। 3.6. तो आंसर आएगा 3.6 केल्विन। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का। डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए, तो पहले डायरेक्टली बता दिया इसने कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग काम करते हैं। अब 105 जूल ऑफ हीट इज गिवन, तो ये वाली हीट हम कैसे लें? पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? पॉजिटिव। To the gas, find the change in internal energy of the gas and work done during the gas. दोनों चीजें निकालना है, वर्क डन भी निकालना है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालना है। काफी टफ हो गया। अब क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो इसमें अदर देन हीट गिवन कुछ बोला ही नहीं है दूसरा, हीट गिवन को छोड़ के बाकी दूसरा कुछ बोला ही नहीं। हाँ, एक हिडन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो डायटोमिक गैस है, एक हिडन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। किसी भी डायटोमिक गैस के लिए जब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाते हैं? 5 आमतौर पर, 3 ट्रांसलेटरी एंड 2 रोटेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चलिए आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। सो वी हैव डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, वी हैव डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब कांस्टेंट प्रेशर पर तो हमने काम कर दिया भाई, ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हुआ ये भी नहीं पता है ना, कोई एग्जैक्ट कंसिडरेशन हमें पता ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी टफ बन जाता है। तो हमें ऑल पॉसिबिलिटीज सर्च करनी पड़ेंगी कि हम फॉर्मूले को कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले तो मैं इसमें ऐसे लिखता हूं कि ये पीडीवी हो गया, ठीक हो गया? यस। Yes, sir. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दिमाग चलाएं। एनआर डेल्टा टी, क्या कहते हो? ये भी चलेगा। यहां पे मैंने यूज किया है बिल्कुल सिंपल सा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी।
तो PV इज इक्वल टू एनआरटी का जो रेफरेंस बनता है यहाँ पर चेंज ऑफ वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ चेंज ऑफ टेम्परेचर तो होगा ही होगा, क्योंकि एन और आर ये तो कांस्टेंट है। ठीक है। Yes, sir. अब आप रिकॉल करें बच्चों, आपने इससे पहले इंटरनल एनर्जी के चेंज को कई बार ऐसे लिखा ना, NF/2 R डेल्टा टी। आपने ये कई बार लिखा है ऐसा, ऑलरेडी रिटन दिस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें कुछ ऐसे। देखिए सब्स्टिट्यूशन मिल गया आपको, ठीक हो गया। Yes, sir. तो अगर इसे हम उठा के सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपनी हीट वाली इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आएगी। एनआर डेल्टा टी हटा दो, उसकी जगह पे लिख दो 2 डेल्टा यू डिवाइडेड बाई एफ। अब इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको, तो डेल्टा यू मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 बाई एफ। अब ध्यान से देखें तो हमने 105 जूल तो सप्लाई किया है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हमें पता करना है, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि डायटोमिक गैस है, क्या कहते हो। So if you just solve it, so this will become 105 delta U into 7/5. Therefore, delta U is equal to 105 into 5 divided by 7. And if you solve it, you will be getting 75 joule. Check it out. Yes. आपको 75 जूल का इंटरनल एनर्जी मिल गया। देखिए क्वेश्चन को कितना हमने रीअरेंज कर दिया, घुमा फिरा के इधर से उधर से। अब लास्ट एक और चीज पूछी ना इसने कि भाई इसमें वर्क डन कितना हो रहा है। तो वर्क डन निकालने के लिए अब हमें कोई ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, सीधे सीधे हम हमारा आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हीट एक्सचेंज, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क डन। तो हीट एक्सचेंज तो है 105, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है 75, और ये वर्क डन जो अभी हम निकालना चाहते हैं, फाइनली वर्क डन विल इक्वल टू 30 जूल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस अपने प्रीवियस लेक्चर में रह गए थे, तो बस इन कंटिन्यूएशन ये मैं हाफ ओवर तक का एक लेक्चर आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, और तीनों क्वेश्चन कुछ अच्छी बातें, कुछ कंसेप्ट हमें सिखाते हैं। अच्छी बातें इन द सेंस कंसेप्ट हमें सिखाते हैं। अब होपफुली अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। आपको याद है कि इस तरीके की कुछ प्रोसेसेस आपने केमिस्ट्री में भी नाम सुने होंगे। आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड ऑल दैट। अब हर एक प्रोसेस को हम पूरा पूरा वक्त देंगे, उसे समझेंगे, हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस के बारे में हर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक एक लेक्चर में एक एक प्रोसेस में कैरी करता जाऊंगा, और इस तरीके से हम इस आर्टिकल को पूरा करेंगे। मे बी 4 to 5 लेक्चर्स आई विल बी टेकिंग, और एट द एंड आई विल बी टेकिंग मिसलेनियस एग्जांपल्स, जो सभी तरीके के प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हुए अलग अलग तरीके के सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। उस हिसाब से सारी सारी बातें आपके सामने आएंगी। ओके, सो इस लेक्चर के लिए इतना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है।